हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म जेएमएस स्टडी विद ईज। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है एक अच्छे रिवीजन की। एक अच्छा रिवीजन हमारी स्टडी के दौरान हमने जो भी गैप्स किए हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हमारे अच्छे से समझ में नहीं आए या जो हमारा वीक पोर्शन है उन सभी गैप्स को फिल कर देता है। साथ ही एक रिवीजन की हेल्प से हमें ये भी समझ में आता है कि एग्जाम में किस तरह से हमें एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है या एक डेफिनेट टाइम में कैसे हम एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी बूस्ट होती हैं एक रिवीजन की हेल्प से। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए हमने आज से लॉन्च की है बायोलॉजी की एक रिवीजन सीरीज। बायोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में हम कंटिन्यूअसली वन बाय वन जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। और इस सीरीज में हमारा आज का जो पहला टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है दैट इज इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन जैसे ही मैंने ये टर्म कहा तो हमारे माइंड में इमेज बन जाती है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई। लेकिन फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब है कि जब हमारी इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उस पर जब फर्स्ट लाइफ या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ तो उसे कहा गया ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो लाइफ है ये प्रिमिटिव थी, सबसे सिंपलेस्ट या प्रिमिटिव फॉर्म थी। इट इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ। अब ये जो प्रिमिटिव फॉर्म है इसमें धीरे धीरे टाइम के साथ स्टेप वाइज मैनर में या सीक्वेंशियल मैनर में चेंजेस होते गए और आज जो हमारे पास हमारे चारों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है या जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो इस अर्थ पर इवॉल्व हुए। तो ये जो प्रिमिटिव फॉर्म है ये कैसी थी? सिंपलेस्ट थी। मतलब सिंपलेस्ट से धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं ये सब यही हमारा क्या है? इवोल्यूशन। तो आज जो ये हमारी क्लास है इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहली चीज जो हम समझेंगे, व्हाट इज इवोल्यूशन। हम कहते हैं इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना भी जरूरी है कि इवोल्यूशन आखिर है क्या। दूसरा कि किस तरीके से हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ कवर करेंगे दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका एक प्लेनेट है जिसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के अलावा कोई दूसरा प्लेनेट ऐसा नहीं है जिसके पास लाइफ हो। तो अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से इस अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगला हम समझेंगे क्या ऐसी थ्योरीज हैं, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइफ की ओरिजिन हुई कैसे, कि किस तरीके से लाइफ इस अर्थ पर ओरिजिनेट हुई। तो इससे रिलेटेड वेरियस जो है हमारे साइंटिस्ट हैं उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज को प्रपोज किया। तो वो सारी ही थ्योरीज आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं उनको हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कॉन्सेप्ट से दैट इज व्हाट इज इवोल्यूशन। अब देखो इवोल्यूशन जो टर्म था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। किसने दिया है बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। देखो ठीक है, ये हमारा जो टर्म है इवोल्यूशन, ये हमारा इसका मतलब होता है अनफोल्ड, अनरोल या टू रिवील हिडन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी।
हर ऑर्गेनिज्म की एक कैपेसिटी होती है जहां तक वो मैक्सिमम परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म है तो उसके अंदर एक हिडन पोटेंशियल है कि वो धीरे धीरे टाइम के साथ खुद को एनवायरनमेंट के साथ इवॉल्व करती हुई जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। ये किसके यहाँ पे क्या अफेक्ट कर रहा होगा? एनवायरनमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हिडन पोटेंशियल को रिवील करना या दिखाना, वही हमारा इवोल्यूशन है। तो टर्म इवोल्यूशन का मतलब है अनफोल्ड करना, अनरोल करना या रिलीव करना हिडन पोटेंशियल को। अब इवोल्यूशन आखिर है क्या? इवोल्यूशन है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जब हम लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री, किस तरीके से लाइफ फॉर्म्स बनी, किस तरीके से ओरिजिन हुआ लाइफ का, या किस तरीके से इनमें इवोल्यूशन होता हुआ आया, उसके बारे में पढ़े, वही हमारा इवोल्यूशन है। दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं इवोल्यूशन इज चेंज इन फ्लोरा। फ्लोरा से मतलब होता है बेटा प्लांट से। किससे मतलब है? प्लांट से। और फोना, फोना का मतलब एनिमल्स। तो जब हम एक पर्टिकुलर टाइम, अब इस पर्टिकुलर टाइम को हमने लिया है मिलियंस ऑफ द इयर्स ऑन अर्थ, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में जब हम पढ़े इनके अंदर चेंजेस को, तो उसे ही कहा जाता है इवोल्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट इवोल्यूशन की बात करूं। प्लांट्स में देखो, प्लांट्स में हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि प्लांट किंगडम जब हमने पढ़ा तो हमने वहां पढ़ा सबसे पहले एल्गी पढ़ी, ठीक है। फिर हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स, फिर हमने पढ़े टाइडोफाइट्स, टाइडोफाइट्स के बाद अगला हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद एट द लास्ट हमने पढ़े एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो सीरीज हमने, ये जो हमने एक सीक्वेंस पढ़ा, यही सीक्वेंस हमारा इवोल्यूशन का है। हमने जब वहां पे करेक्टर्स को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म थी वो हमारी एल्गी की थी, और सबसे एडवांस जो करेक्टर हमारे जिम्नोस्पर्म्स एक्सप्रेस कर रहे थे। तो अभी हमने पढ़ा कि इवोल्यूशन भी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म से धीरे धीरे सीक्वेंस में चेंज आना और एक एडवांस फॉर्म का बन जाना। तो ये हमारा इवोल्यूशन है। तो प्लांट के इवोल्यूशन में हमारे एल्गी सबसे प्रिमिटिव हैं, और आज के प्रेजेंट टाइम में एंजियोस्पर्म्स हमारे एडवांस वन है। इसी तरीके से हमारा, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में हमने एनिमल किंगडम में फाइलम पॉलीफेरा टू कॉर्डेटा ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे भी हमारे जो डिफरेंट जो हमारे फाइलम्स थे वो अलग अलग एडवांस कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे थे। तो यही चीज है कि हमारी जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल होता है, स्टेप वाइज मैनर में होता है और स्लो चेंज है। ऐसा नहीं होता कि हमारा इवोल्यूशन सडन हो जाए। इवोल्यूशन होने के लिए हमारे जीन में वन बाय वन चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड होते जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो इवोल्यूशन क्या है बेटा? इवोल्यूशन स्लो है डेफिनेटली। कैसे है? क्योंकि इट टेक्स मिलियंस या फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ग्रेजुअल का मतलब है कि ये सीरीज में हो रहा है, स्टेप वाइज मैनर में होता है। अभी हमने पीछे देखा कि ब्रायोफाइट के बाद टाइडोफाइट, तो ऐसा नहीं था कि एल्गी से डायरेक्टली हमारे एंजियोस्पर्म्स आ गए। स्टेप्स वाइज हमारे जो है चेंजेस आते हैं। पहले एक कैरेक्टर चेंज होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के धीरे धीरे सारे ही कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो हमारे एंसेस्टर से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन सडन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सडन आता है इवोल्यूशन इज अ सडन चेंज, तो आप उसको रॉन्ग लिख सकते हैं। कहाँ पे हो रहा है? फ्लोरा में, मतलब प्लांट्स में या एनिमल्स में, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ
यूनिवर्स, किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है वो फॉर्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है लगभग 20 बिलियंस, इसका BYA का मतलब है बिलियंस ईयर्स एगो, कब बना है, लगभग 20 बिलियंस ईयर्स एगो। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हमारी एक थ्योरी है दैट इज बिग बैंग थ्योरी, वो एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी को थर्मल न्यूक्लियर थ्योरी या एक्सप्लोजन थ्योरी भी कहा जाता है। एक्सप्लोजन का हिंदी में मतलब होता है विस्फोट, विस्फोट जो जैसे कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट। तो ब्लास्ट की कंडीशन में क्या होता है, ब्लास्ट की कंडीशन में फटना। तो यहाँ पे क्या बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, कुछ फटा। अब क्या फटा वो हम आगे देखेंगे, कुछ ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। इसको दिया किसने है, एबेल लेमात्रे ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग थर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अब देखो समझते हैं। देखो इस थ्योरी ने कहा कि सबसे पहले क्या था, एक हमारा एक रेड हॉट मास था, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस रेड हॉट मास में टेम्परेचर ज्यादा था और साथ में यहाँ प्रेशर ज्यादा था। फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्लोजन होता है। अब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, इसकी वजह से छोट गैलेक्सीज फॉर्मेशन हुई। गैलेक्सीज फॉर्म, गैलेक्सीज बन गई। अब ये गैलेक्सी ने क्या किया, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है, यूनिवर्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो इसने कहा कि इस तरीके से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा क्या गया, इसने कहा एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, अ ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे एक सॉलिड एंटिटी जो थी, एक सॉलिड एंटिटी थी जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, जिसका प्रेशर ज्यादा था, वो स्प्लिट हो गई छोटे छोटे गैसियस क्लाउड्स में। अ ह्यूज सॉलिड एंटिटी splits into gaseous cloud और जिसे हमने कहा नेब्यूला। तो इसे कहा जाता है नेब्यूला हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इस नेब्यूला से क्या हुआ, इस नेब्यूला में हमारा स्कैटरिंग हुआ। इस नेब्यूला ने क्या किया, स्कैटरिंग, बिखरना स्टार्ट किया, स्कैटरिंग ऑफ नेब्यूला। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ नेब्यूला, जिसकी वजह से जैसे जैसे नेब्यूला स्कैटर कर रहा था उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का, मतलब एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ। और जब भी कोई चीज एक्सपेंड होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ। अब एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे फिर क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पावर, ग्रेविटेशन एंड कंडेंसेशन, ग्रेविटेशन एंड कंडेंसेशन की वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसे हमारे स्मॉल गैसियस क्लाउड कॉल्ड, जिन्हें हमने नेब्यूला कहा था, गेट
कंडेंस्ड, क्या हुए, कंडेंस्ड हुए। अभी गैसेस क्लाउड थे तो जब कंडेंस्ड हो रहे हैं तो इनके पास कंडेंस हुए, और किसकी वजह से हुए, खुद की ग्रेविटी की वजह से। कंडेंस्ड अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है, खुद की ग्रेविटी की वजह से कंडेंस्ड हुए और इन्होंने फॉर्मेशन किया गैलेक्सीज का। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, किसका फॉर्मेशन किया, गैलेक्सीज का, ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्स। प्रेजेंट यूनिवर्स। अब इनमें क्या हुआ, इनका जो सेंट्रल पार्ट था नेबुला का, वो बहुत ज्यादा हमारा वेरी हॉट सेंट्रल पार्ट of nebula become sun, and इसके जो अदर पीसेस थे, अदर पीसेस फॉर्म प्लैनेट्स। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा, लगभग हमारा 20 बिलियंस ईयर्स एगो एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से हमारी एक बहुत बड़ी जो सॉलिड एंटिटी थी छोटे छोटे गैसेस क्लाउड्स में ब्रेक डाउन हो गई, और उन क्लाउड्स को हमने नेबुला नाम दिया। ये क्लाउड्स स्कैटर करने लगे, बिखरने लगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। कुछ गैसेस क्लाउड्स ऐसे थे, कुछ जिनमें कंडेंसेशन हुआ उनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से, और हमारी गैलेक्सीज बन गई। तो गैलेक्सी कहाँ की बनी, प्रेजेंट यूनिवर्स की। और इन गैलेक्सी में कुछ ऐसे नेबुला थे जो बहुत ज्यादा गर्म थे, जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रल पार्ट बनाया जैसे हमारा सन, ठीक है, और कुछ हमारे अलग अलग प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किया। तो ये हमारी बिग बैंग थ्योरी ने रिप्रेजेंट किया कि किस तरीके से हमारा जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यूनिवर्स के हमारे फॉर्मेशन के बाद, यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर कम होता गया। इस टेम्परेचर कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए। जो यहाँ पे हमारे जो जितने भी हमारे जो स्टार्स हैं, उनके पास खुद की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से, हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए, गैसेस ने कंडेंस होना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज फॉर्म हुई, और आज के प्रेजेंट टाइम का हमारा जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। देखिए, बिग बैंग थ्योरी ने ये तो प्रूव कर दिया कि किस तरीके से हमारा जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। अब यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद उस यूनिवर्स का एक जो प्लेनेट है हमारा अर्थ, तो उस अर्थ के ओरिजिन से रिलेटेड जो वेरियस थ्योरीज हैं, अब उन्हें समझते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा कि हमारा जो हमारे प्लेनेट हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, और ये जो प्लेनेट थे इनका टेम्परेचर क्या था, इनर टेम्परेचर हाई था, और यहीं पे जो इनका एक्सपेंशन की वजह से इनका जो हमारा सरफेस टेम्परेचर था, सरफेस टेम्परेचर कम है। तो इस टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से हमारी जो अर्थ है उस पर जो मॉर्टन लावा है, जो हमारा मॉर्टन लावा है, उसने एक लेयर फॉर्म कर ली। उसने क्या किया, ये क्या है, मॉर्टन लावा फॉर्म अ लेयर अराउंड अर्थ। इसने एक लेयर फॉर्म कर ली, और हमारे वॉल्केनिक इरप्शन है,
इसकी वजह से हमारी यहाँ अर्थ पर रिलीज होती है वाटर वेपर, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। तो ये सभी गैसेस फिर आपस में रिएक्ट करके हमारी ओजोन का और अलग अलग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो अर्ली अर्थ जो थी, अर्ली अर्थ पर कंडीशन क्या थी कि अर्थ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, जो लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। जहाँ यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर मतलब कोई भी गैसेस, जो फ्री गैसेस, जो ऑक्सीजन थी वो नहीं थी। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, इसके अलावा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई थी। यहाँ पे कोई ओजोन नहीं थी। ओजोन ना होने की वजह से यूवी रेस डायरेक्टली कम्स ऑन अर्थ, डायरेक्टली अर्थ पर आ रही थी। यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ पर आ रही थी। तो इस यूवी रेडिएशन ने क्या किया, इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को ये वाटर मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में टूट गया, दो हाइड्रोजन में और हमारा ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन जब हमारी बाइंड करती है अदर गैसेस के साथ में, तो हमारे अमोनिया, मीथेन और काफ़ी चीज़ों का फॉर्मेशन किया। साथ ही ये जो ऑक्सीजन है, इसने हमारा ओजोन को भी फॉर्म किया, जो हमारी बाद में प्रोटेक्शन देने लगी, जिसने हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर फॉर्म की, जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने लगी। जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर था, हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव अर्थ इज रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब देयर इज नो फ्री ऑक्सीजन। नो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी, लेकिन वो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे जिस ओजोन लेयर की वजह से हमारा जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडेटिव होने लगा, और हमारा जो अर्थ है वहाँ पर लाइफ की इनिशिएट होने के, लाइफ के ओरिजिन के सिंबल्स हमारे प्रेजेंट होने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर सिंपल जो हमारे एटम से धीरे धीरे क्या होता है, एटम्स हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स से हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर हमारे इवॉल्व होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो है ओजोन लेयर की फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे हमारी जो लाइफ के इवोल्यूशन के जो सिम्टम है, लाइफ के ओरिजिन के जो सिम्टम्स थे, वो हमारे एक्सप्रेस होने लगे। तो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा माना जाता है कि हमारी जो लाइफ जो अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन है वो लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो हुई, जिसमें हमारी सबसे पहली जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो हमारी 3 बिलियन ईयर्स अगो, और फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 बिलियन ईयर अगो हमारी अराइज हुई। जो नॉन सेल्यूलर फॉर्म में हमारी जब बात की जाती है तो बात की जाती है न्यूक्लियोप्रोटीन की। न्यूक्लियोप्रोटीन्स मतलब वायरस।
वायरस जो है वो हमारा सेल्यूलर एंटिटी नहीं है क्योंकि इसके पास कोई सेल जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। वायरस हमारा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो हमारा इन्फेक्टियस है, जो डिजीज कॉज कर सकता है, और ये हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहली जो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो हमारे प्रोकैरियोटिक थी, जो हमारे बैक्टीरिया माने जाते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इस तरीके से धीरे धीरे फिर आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, इस तरीके से हमारा धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन होता हुआ गया लाइफ का, और हमारे जो आज के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उनका फॉर्मेशन हुआ। तो आगे देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट ऑफ ऑन अर्थ इज अबाउट, देखिए कब लाइफ ओरिजिनेट हुई है, लगभग 4 बिलियंस ईयर्स एगो। कब हुई है बेटा? 4 बिलियंस ईयर्स एगो। सेकेंड क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन वॉज द फर्स्ट सब्सटेंस टू गिव द साइन ऑफ, न्यूक्लियोप्रोटीन जो था उसने किस चीज का साइन दिया, क्या चीज इस लाइफ जो है अर्थ पर इवॉल्व हुई? तो किसका सिंबल था न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक है, और ये हमारा क्या था, ये कहा जाता है वायरस को। वायरस किसके बने हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अगला देखते हैं, इट इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ बिग बैंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस, क्या ये सही है? देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ डोंट टुक प्लेस ड्यू टू द बिग बैंग। बिग बैंग ने क्या बताया? बिग बैंग ने बताया origin of universe, origin of universe। तो क्या है ये? फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या क्या ऐसी थ्योरीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि लाइफ की ओरिजिन हुई और कैसे हुई? तो सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ने कहा कि हमारी जो लाइफ है एक सुपर नेचुरल पावर थी। सुपर नेचुरल पावर ने मात्र 6 दिन में हमारी इस कंप्लीट जो हमारी अर्थ है उसका फॉर्मेशन किया। इस पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है वो सब उसी ने 6 दिन के अंदर बना दी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो है ये सपोर्ट करती है कि लाइफ जो है किसी भी नॉन लिविंग थिंग से हमारी अराइज हुई है। थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, पैंसपर्मिया कहती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात कर दी। इसका मानना है कि कोई दूसरा अर्थ जैसा प्लैनेट था जहां से कोई स्पोर आया, उसने हमारी लाइफ को फॉर्म किया। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है विनाश। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कहती है कि पहले से यहाँ पे लाइफ थी जिसके जो किसी भी नेचुरल क्लैमिटी, सुनामी या अर्थक्वेक की वजह से खत्म हो गई, फिर यहाँ पे उसके जो डिकेज बचे उनसे हमारी नई लाइफ फॉर्म हुई। अगली है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो है इसने इन सभी जो पुरानी थ्योरीज थी उनको डिक्लाइन किया और एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि लाइफ जो है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही फॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा फॉर्म करेगा। थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है और इसने फुल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए कि किस तरीके से केमिकल्स थे, उन केमिकल्स में कैसे इवोल्यूशन हुआ और उस केमिकल ने कैसे हमारी लाइफ को इवॉल्व किया। तो ये सारी थ्योरी जो है इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। देखो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, देखो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इसको फादर सुआरेज ने दिया। इन्होंने कहा, इस थ्योरी के 3 आइडियाज थे। इन्होंने कहा सबसे पहली चीज जो इस थ्योरी में आई वो था कि इन्होंने कहा, इनका मानना था कि जो भी लाइफ फॉर्म हम आज देख रहे हैं वो आज भी वैसी ही है जो जब ये बनी थी। मतलब इन्होंने इवोल्यूशन को कंप्लीटली डिक्लाइन किया। इन्होंने कहा कोई इवोल्यूशन जैसी चीज नहीं है, लाइफ आज भी वैसी ही है, ऑर्गेनिज्म आज भी वैसे ही है जैसे हमने जब बने थे तब दिखाई देते थे। दूसरा, डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज सेम। इनका मानना है कि डाइवर्सिटी, जितनी डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी आज है
पहले भी उतनी ही थी और फ्यूचर में भी सेम रहेगी। मतलब इन्होंने ये कहा कि बायोडाइवर्सिटी को कोई भी लॉस नहीं होता, वो एज इट इज रहती है। इन्होंने कहा अर्थ जो है मात्र 4000 साल पुरानी है। हमारी अर्थ लगभग 4000 साल पुरानी है। इन्होंने कहा अगला जो पॉइंट इन्होंने कहा अर्थ ओरिजिनेट within 6 days by a supernatural power. Supernatural power. इन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो मात्र 6 दिन में बनाई गई किसी सुपरनेचुरल पावर से। तो ये थ्योरी जो थी वो हमारी एक्सपेरिमेंटल कम और एक माइथोलॉजिकल थ्योरी ज़्यादा थी, जिसके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे, ओनली स्टेटमेंट्स थे। तो इस थ्योरी को जो है डिक्लाइन किया गया और फर्दर हमारे जो है एक अगली थ्योरी आई, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसके सपोर्टर जो थे वो अरस्तु थे और साथ में हमारे जो है हमबोल्ड थे। अरस्तु क्या थे, अरस्तु ने क्या कहा, अरस्तु एक बार घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि समुद्र की कीचड़ में, जैसे समुद्र का कीचड़ है, इसमें से इन्होंने ईल को देखा। क्या देखा? ईल। तो इन्होंने कहा ईल जो है वो समुद्र की कीचड़ से, मड ऑफ सी से अराइज होती है। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि मॉइस्ट जो सॉइल थी वहां पे आसपास फ्रॉग थे। तो इन्होंने कहा कि मॉइस्ट सॉइल से फ्रॉग बनते हैं। जो गला हुआ जो डिकेड मटेरियल था उसके आसपास इन्होंने चूहों को देखा और कहा कि चूहे जो हैं वो डिके मटेरियल से बनते हैं और मीट से हमारी फ्लाइज बनती हैं। जिसको इस थ्योरी को बाद में हमारा जो है डिक्लाइन किया रेडी के एक्सपेरिमेंट ने, रेडीज एक्सपेरिमेंट। अब इस थ्योरी में एक और हमारे जो सपोर्टर थे वो थे हमारे जीन बैप्टिस्ट वॉन हम्बोल्ट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेसिपी दी माउस की। इन्होंने कहा एक स्वेटी शर्ट लीजिए, स्वेटी शर्ट लो और गेहूं लीजिए और इनको 21 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में, कहाँ छोड़ दो? डिम लाइट में, डार्क रूम में रख दो और 21 दिन के लिए छोड़ दो, चूहे खुद ब खुद वहां बन जाएंगे। अब ये थ्योरी जो थी इसका मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि गेहूं जो है उसको खाने के लिए चूहे वहां आए, लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रूफ ये करना चाहा कि लाइफ जो है वो हमारी नॉन लिविंग मैटर से आती है। हमने एक स्वेटी शर्ट को वहां रखा, गेहूं को रखा और 21 दिन के लिए छोड़ दिया तो वहां पे चूहे खुद ब खुद पैदा हो गए। ये थ्योरी जो थी इसको ग्रेटली चैलेंज किया हमारा जो है लुइस पास्चर के स्वानेक एक्सपेरिमेंट ने। अब आगे हम देखते हैं, अगला था हमारा थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मोजॉइक ओरिजिन। ये थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया जो थी इसको प्रपोज किया रिचर्ड ने। इन्होंने बात की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की। मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से मतलब है कि इनका मानना था कि बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले क्या हुआ, लॉन्ग टाइम एगो जब हमारा व्हेन अर्थ फॉर्म्ड, जब अर्थ फॉर्म हुई तो यहाँ पे क्या था, बहुत सारे हमारे मेट्रॉइड्स हमारे आके गिरते रहते थे और ये मेट्रॉइड्स अपने साथ में स्पोर्स और स्पर्म्स इन्हें लेकर आए और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को कहा गया पैंसपर्मिया। और इन दोनों ने हमारा जर्मिनेट करके अर्थ पर लाइफ को फॉर्म किया।
तो ये थ्योरी बात करती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की। इस थ्योरी का मानना है कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो अर्थ पर नहीं हुई है, किसी दूसरे प्लेनेट पर पहले से जो लाइफ प्रेजेंट थी वहां से स्पोर्स और स्पर्म्स हमारे मेट्रॉइड के साथ में जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब आए, जिन्हें हमने पैंसपर्मिया कहा, और उन्होंने इस अर्थ पर आकर जर्मिनेट किया और लाइफ को फॉर्म किया। इस थ्योरी को भी बाद में डिक्लाइन कर दिया गया। इसके बाद अगली थ्योरी जो है वो है हमारी थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। देखो, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म जो है वो कहती है कि हमारी जो है पहले से हमारी इस अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट थी। इसको दिया था हमारा क्यूवियर ने, और ये हमारे फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इस थ्योरी का मानना था कि हमारी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर हुआ, जैसे या तो ये सुनामी हो सकती है या फिर ये कोई थर्मल एक्सप्लोजन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो थी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ डिस्ट्रॉयड बाय कैलेमिटी, और इसके जो डिके बचे उनसे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। न्यू ऑर्गेनिज्म formed from inorganic matter by crystallization. by क्रिस्टलाइजेशन। तो इस थ्योरी का मानना था कि यहाँ पे अर्थ पे पहले से लाइफ प्रेजेंट थी, कोई नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर आया जैसे सुनामी हो गया या कोई भी एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से पुरानी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, और उस पुरानी लाइफ के जो डेड डिकेइंग मैटर था, इनऑर्गेनिक मैटर था, उसके क्रिस्टलाइजेशन से हमारी लाइफ फॉर्म हुई। लेकिन ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई। इसके बाद हमारी जो है अगली थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से आई। इस थ्योरी को ग्रेटली सपोर्ट किया रेड्डीज के एक्सपेरिमेंट ने और पाश्चर के एक्सपेरिमेंट ने। लेकिन ये थ्योरी भी ये स्टेटमेंट बताने में फेल हो जाती है कि किस तरीके से ये जो दो पुरानी लाइफ थी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स थी, वो अराइज हुई। तो चलिए वन बाय वन हम समझ लेते हैं रेड्डी का एक्सपेरिमेंट और पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और एक बार इसकी लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। देखो रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, रेड्डी ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया जिसको अनसील किया, इसको कवर नहीं किया है, और इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या रखा, इन्होंने यहाँ रखा मीट। तो मीट रखा तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये जो फ्लाइज थी, फ्लाइज ने अपने जो मैगॉट को यहाँ पे एग ले किए, जिसके में से हमारा जो है फ्लाइज का लार्वा, जैसे मैगॉट कहा जाता है, वो जर्मिनेट हुए और यहाँ से फ्लाइज का फॉर्मेशन हो गया। दूसरे उसमें क्या किया इन्होंने, दूसरे फ्लास्क में इन्होंने इसको कवर कर दिया कॉर्क से, और इस फ्लास्क को जब इन्होंने कॉर्क से कवर किया तो यहाँ पे नो फ्लाइज, नो मैगॉट, कोई मैगॉट नहीं था, तो यहाँ पे कोई भी नई लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट नहीं हुई। तीसरे में इन्होंने क्या किया, तीसरे में इन्होंने फ्लास्क को एक गॉज से कवर किया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे
फिर भी यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं आई। और इसके ऊपर जो है इन्होंने फ्लाइज के मैगॉट जो है उसको ऑब्जर्व किया। इन मैगॉट ने फर्दर हमारा जर्मिनेट करके फ्लाइज का फॉर्मेशन किया। तो अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर रेडी ने कहा कि जो भी नई लाइफ फॉर्म्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिनेट होती है, कोई भी ए बायोजेनेसिस जैसा फिनोमिना नहीं है। लाइफ एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। इसके बाद हमारा जो है इस फिनोमिना को सपोर्ट किया, ग्रेट हाईली सपोर्ट किया हमारा लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसे कहा जाता है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इट इज नोन एज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। पहले हम इसे लिख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। देखो इन्होंने क्या किया, लुइस पास्चर ने ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन लिया, ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन इन राउंड फ्लास्क। ठीक है, क्या किया, राउंड फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया। इसके बाद इन्होंने इस फ्लास्क को एस की जो नेक थी उसको एस शेप में टर्न किया। टर्न फ्लास्क नेक इन एश शेप। फिर इन्होंने क्या किया, उसको बॉयल किया, फर्मेंटेटिव मटेरियल को बॉयल, फर्मेंटेटिव मटेरियल बॉईल करने के बाद इस ये जो वेपर थी, इतना बॉईल किया कि ये जो वेपर थी वो उस स्वान जो नेक का जो माउथ था, जो फ्लास्क का जो माउथ है वहां से बाहर आने लगी। वेपर कम्स आउट, वेपर कम्स आउटसाइड फ्रॉम फ्लास्क नेक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने इसको छोड़ दिया। मतलब ये कंडीशन कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है स्टेलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे नो माइक्रोबियल ग्रोथ। कहाँ पे, जो हमारा फ्लास्क था उसमें नो माइक्रोबियल, कोई भी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं है, माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, आगे अपने एक्सपेरिमेंट बढ़ाया और रिमूव कर दिया, रिमूव एक्सटेंडेड नेक, एक्सटेंडेड नेक, जो एस शेप थी उसको रिमूव कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने सॉल्यूशन को डायरेक्ट रखा एयर कांटेक्ट में, सॉल्यूशन इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। तो इसको अब डायग्राम से समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने ये जो बीकर है इस पे क्या लिया, ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन, ईस्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो फ्लास्क है इसकी नेक को कैसा कर दिया, ये क्या है, एस शेप्ड। ठीक है, एस शेप्ड कर दिया। अब इन्होंने इस बीकर में इस सॉल्यूशन को इतना गर्म किया कि इसके जो बीकर का जो माउथ है वहां से वेपर बाहर आने लगी। ये वेपर बाहर आ गई। तो वेपर बाहर आने के बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेराइल।
क्या हो गया, स्टेराइल। अब स्टेराइल होने के बाद यहाँ पे इन्होंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या था कि माइक्रोब जो बाहर से आ रहे थे वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए, लेकिन वो मूव करके यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। अब फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको जो बीकर है, जो बीकर जो एस शेप्ड थी उसको तोड़ दिया, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया और थोड़े टाइम के लिए इन्होंने इस बीकर को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो चुकी है। इसके बेसिस पर जो हमारे पाशर है उन्होंने कहा ओमीज बाइवम एक्स बाइवो। देखो इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है न्यू लाइफ comes from pre-existing life. pre-existing लाइफ। नई लाइफ कहाँ से आती है, पुरानी लाइफ से ही ओरिजिनेट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी नई लाइफ किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है या किसी अदर चीज़ों से आई है। हमारी जो लाइफ है वो प्री एक्सिस्टिंग चीज़ों से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन अभी तक कोई भी स्टेटमेंट ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि किस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ भी आई। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओपेरिन, जो हमारे रसिया से थे, और हेल्डेन जो इंग्लैंड से हैं। इन्होंने अगली थ्योरी प्रेजेंट की, दैट इज बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो पूरा फिनोमिना था, जो इनकी थ्योरी थी, वो इनकी बुक थी हमारी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसकी थी ओपेरिन की, उसमें इन्होंने इसको मेंशन किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो दो फेज में हुई है। सबसे पहले हुआ केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा केमिकल इवोल्यूशन। इस केमिकल इवोल्यूशन के बाद हमारा होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो समझते हैं केमिकल इवोल्यूशन देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को। देखो केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारी जो प्रिमिटिव अर्थ थी वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा कॉमन थे, लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती थी और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। लेकिन यहाँ पे फ्री एटम्स प्रेजेंट थे, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन के, जो हमारे एसेंशियल थे प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको याद हो तो 11th में हमारा जो सेल वाला चैप्टर था, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेक्सले। हेक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और प्रिमिटिव अर्थ पे हमारे जो फ्री एटम्स प्रेजेंट, वो सारे फ्री एटम्स प्रेजेंट थे जो हमारे प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल हैं। इस अर्ली अर्थ पे हाइड्रोजन एटम्स हमारे बहुत ज्यादा कॉमन थे, हमारे हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा कॉमन थे, और इन हाइड्रोजन एटम्स ने सीक्वेंस हाई टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया वाटर मॉलिक्यूल। क्यों बनाया, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। अगेन इस हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, और बना हमारा अमोनिया। इस हाइड्रोजन ने ही अगेन हमारा रिएक्ट किया कार्बन के साथ और फॉर्म हुआ हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज
मीथेन। तो धीरे धीरे हमारा जो एटमॉस्फेयर था वहां पे हमारे वाटर, अमोनिया और मीथेन का फॉर्मेशन हुआ, जिसके हेल्प से हमारे अलग अलग जो हमारे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग की वजह से इन कंपाउंड्स के बीच में अगेन हमारी रिएक्शन हुई और हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि फ्री एटम्स थे हमारे, फ्री एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। इन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे अगेन रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये अगेन फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था हमारा मीथेन। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगेन रिएक्ट करके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स को, दैट इज प्रोटोबायोट। प्रोटो का मतलब फर्स्ट और बायोन्ट का मतलब लाइफ फॉर्म। ये प्रोटोबायोन्ट्स अगेन हमारे बनाते हैं प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स से फॉर्मेशन होता है यूकैरियोट्स का। तो ये हमारी कीमोजेनी थी। कीमोजेनी ने बताया किस तरीके से हमारे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, और हमारी फर्स्ट लाइफ का साइन दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, उसका फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद इस न्यूक्लियोप्रोटीन में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ और लाइफ फॉर्म्स जो हैं उनमें एडवांसमेंट आया, ये हमारी जो बायोजेनी है वो प्रूव करती है। तो आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा पूरा जो हमारा बायो केमिकल जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो थ्योरी थी उसको हमारा केमिकली जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया यूरे एंड मिलर ने, स्टैनले एंड मिलर ने हमारा जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि किस तरीके से हमारी जो है लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पर। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन को फॉर्म किया। क्या किया बेटा? प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन को फॉर्म किया। इन्होंने एक बीकर लिया, इस बीकर में इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने क्या किया, गर्म पानी जो है उसको फिल किया। अब ये जो बॉइलिंग वाटर है ये बताता है कि जैसे ही हमारी अर्ली अर्थ पर हमारा वाटर आता था तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाता था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो बॉइलिंग वाटर से हमारी वाटर वेपर रिलीज हुई। ये वाटर वेपर जाके हमारी क्या होती है, वेपर रिलीज होती है यहाँ से, और ये वेपर यहाँ से ट्रांसफर होते होते इस जगह पहुंच जाती है जहां पे हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जो हमारे टंगस्टन के हैं। किसके हैं? टंगस्टन के। ठीक है, टंगस्टन के हैं। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से इन्होंने क्या किया, यहाँ से इन्होंने पास की लाइट। कितने यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा था। इस चैम्बर में जो अपर चैम्बर है इन्होंने रिप्रेजेंट किया इसको एज अ एटमॉस्फियर में उस टाइम पे क्या था, मीथेन प्रेजेंट थी और अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन। तो ये सारी गैसेस इन्होंने यहाँ पे फिल की, और इसका जो रेशियो था वो क्या था, CH2 रेशियो NH3 रेशियो 2
1:2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है कि ये हमारा किस रेशियो में इन्होंने गैसेस को लिया। अब ये जो लोअर चैम्बर था, ये लोअर चैम्बर रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम के ओशियंस को, और जो अपर चैम्बर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे क्या थी, जो हमारी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, ये चीजें प्रेजेंट थी। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम जो लाइट जो है, लाइटनिंग है, बिजली वाली कंडीशन है, उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को हमारा लगभग, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या किया, लाइट पास कराई गई। लाइट के प्रेजेंस में ये सारी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, और धीरे धीरे यहाँ से इन्होंने इसको कलेक्ट कर दिया। जो सॉल्यूशन यहाँ से मिला, जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ से रिलीज हुई, उनको धीरे धीरे इन्होंने कंडेंसर की हेल्प से ठंडा किया, और इसको यहाँ पे वाटर टैंक में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद इस एपरेटस को 18 डेज तक इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, और 18 डेज के बाद यहां से इन्होंने जो है, देखो क्या किया इन्होंने, सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 1:2 के रेशियो में लिया, और वाटर वेपर को इन्होंने पास कराया। ये जो तीनों चीजें थी, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एटमॉस्फेयर को, और ये वाटर वेपर थी वो हमारी उस टाइम के ओशियंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, किसकी हेल्प से, 2 टंगस्टन की हेल्प से, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर कितना था, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। इस एपरेटस में को इन्होंने लगभग 18 दिन के लिए, कितने दिन के लिए छोड़ा, 18 डेज के लिए छोड़ दिया। और 18 डेज के बाद यहाँ से क्या हुआ, हमारे सिंपल अमीनो एसिड जैसे एलिनिन, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड गेन हुए। बाद में धीरे धीरे इन अमीनो एसिड्स ने और अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया, नए अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया, और हमारे इन अमीनो एसिड्स की हेल्प से क्या हुआ कि फर्दर हमारे और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, और जिन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आपस में रिएक्ट करके या बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। अब देखो, ये जो अमीनो एसिड थे, इन अमीनो एसिड्स ने फॉर्म किया प्रोटीन्स को। इसके अलावा जो और यहाँ से कंपाउंड फॉर्म हुए, उनसे बना न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ने आपस में रिएक्ट करके फॉर्म किया न्यूक्लियोप्रोटीन्स का। और ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं वो हमारे जो प्रोटोबायोन्ट हैं, जो हमारे वायरस कहे जाते हैं, उनका फॉर्मेशन किया। तो सबसे पहली जो नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म थी वो वायरस थे। फिर इसके बाद जो वायरस थे, वायरस में अगेन हमारा जो है रिएक्शन के थ्रू अनेक वायरस में बहुत सारे इवोल्यूशन हुए, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, जिनसे धीरे धीरे हमारी जो है ओरिजिन होता है सबसे पहली प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म का। जो प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म हमारे बैक्टीरिया थे, इन बैक्टीरिया में हमारे इवोल्यूशन होता गया, और इवोल्यूशन होते होते धीरे धीरे हमारे जो है जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन होने लगा। बैक्टीरिया जो था वो हमारा यूनिसेल्युलर फॉर्म था। बैक्टीरिया ने इवॉल्व किया और हमारे फर्स्ट मल्टीसेलुलर फॉर्म को ओरिजिनेट किया। इन मल्टीसेलुलर फॉर्म में अगेन हमारा इवोल्यूशन हुआ, और इवोल्यूशन जो सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर फॉर्म थी, उनमें इवोल्यूशन के थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस होते गए, और इन चेंजेस के से हमारी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। तो ये हमारी थ्योरीज जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से हमारी जो लाइफ की ओरिजिन है वो अर्थ पर होती है। अब ये जो थ्योरीज हैं, इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट यूज्ड बाय स्टैनली मिलर इन देयर एक्सपेरिमेंट। कौन सी नहीं हुई थी? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बेटा कैसा था, रिड्यूसिंग था, तो वहां पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो क्या है, इनके थ्रू इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज की थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ऑन द अर्थ विच वॉज इवॉल्व फ्रॉम द फॉलोइंग, विच इवॉल्व लास्ट फ्रॉम द
फॉलोइंग। सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि अर्थ पर सबसे लास्ट में क्या फॉर्म हुआ। अमोनिया तो प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन है। लाइफ हमारी न्यूक्लियो वायरस ने बता दिया कि लाइफ है। तो सबसे पहली जो सेल थी, सेल मतलब प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोट सबसे बाद में आए हैं। ऑक्सीजन तो हमारी न्यूक्लियो प्रोटीन से पहले बन गई थी। तो सबसे बाद में क्या इवॉल्व हुआ है, सबसे बाद में इवॉल्व हुआ है फर्स्ट सेल। अगला है बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ। बिग बैंग थ्योरी ने किसके इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया? एटमॉस्फेयर नहीं, अर्थ से रिलेटेड तो हमारी जो है बिग बैंग थ्योरी नहीं थी, यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन किया? बिग बैंग थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इस यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है और किस तरीके से हमारा ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड करता है, किस तरीके से यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन प्रपोज्ड ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन हुआ? तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहती है कि हमारी जो लाइफ थी किससे आई है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। तो कहाँ से आई है? लिविंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारी जो लाइफ है उसका ऑरिजिन हुआ है। अगला क्वेश्चन है मिलर्स एक्सपेरिमेंट सपोर्ट विच पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो स्टैनली मिलर ने जो अपना और एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन है, उसमें क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इनऑर्गेनिक से किसका हुआ? ऑर्गेनिक का। तो हमारा आंसर क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली जो नेक्स्ट हम लेक्चर इसका कवर करेंगे उसमें हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी कवर करेंगे।